So this is the next method of calculating the national income, that is income method. जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड की डिफरेंट नेम्स थे, वैसे ही इनकम मेथड के भी अलग अलग नाम हैं. दैट इज इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड. इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट. जो दे रहा है पेमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें तो सीओई, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें एक प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है क्योंकि वो दे रहा है आउट ऑफ देयर पॉकेट्स. लेकिन एक्चुअल में जो रिसीव कर रहा है, जिसके घर में वेजेस आ रही हैं, रेंटल वैल्यूज आ रही हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है उनके लिए ये फैक्टर इनकम है. तो फॉर द household sector, these are factor incomes, and from the point of view of producer, these are factor payments. So, जैसे कि वैल्यू एडेड में मेन टारगेट हमारा जीडीपी एमपी था, हम लोग जीडीपी एमपी को पहले फाइंड आउट करते थे, उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया करते थे जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती थी उसके अकॉर्डिंगली. लेकिन इस वाले मेथड में हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो हमारा एनडीपीएफसी पे रहेगा. दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. आपको पता भी होगा कि एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. एनडीपीएफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. ठीक है, एनडीपीएफसी. तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग एनडीपीएफसी निकालेंगे. तो एनडीपी जो एफसी है दैट इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. सीओई क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस. और एमआई क्या है? मिक्स्ड इनकम. ठीक है, तो एनडीपीएफसी इन तीनों की ही समेशन से बनती है. धीरे धीरे देखते हैं कि सीओई, ओएस किस किस के समेशंस हैं या किस तरीके से डिराइव होते हैं. तो सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का फॉर्मूला क्या है? वेजेस और सैलरीज जो भी आपको कैश में मिल रही हैं या वेजेस और सैलरी जो भी काइंड में है, लाइक नॉन कैश जिनको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि कंपनी की तरफ से जब आपको रहने के लिए घर मिलता है, रेंट फ्री एकोमोडेशंस मिलते हैं, तो दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड. प्लस में एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में या प्रोविडेंट फंड में, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. इन केस अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे. मैंने लिखा भी है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम और प्रोविडेंट फंड, नॉट एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन. प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है. ठीक है, प्लस में रिटायरमेंट पेंशन का जो भी पैसा होगा उसको, उससे भी आपका सीओई क्रिएट होता है. ठीक है, और रिटायरमेंट का पेंशन का पैसा क्यों यहाँ पे लिया है और ओल्ड एज पेंशन यहाँ पे नहीं लिया है? यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड एज पेंशन इज नॉट टेकन या इज नॉट कंसिडर. ठीक है, सिर्फ वही पेंशन को कंसिडर करेंगे जो कि एक्चुअल में आपके सर्विस के लिए ही आपको दी है. आपने इतने साल सर्विस की है, इतने साल आपने कंपनी में काम किया है, इसलिए आप जब कंपनी को छोड़ के जाएंगे तो आपको रिटायरमेंट का पेंशन का पैसा मिलता है क्योंकि एक्चुअल में आपने सर्विस रेंडर करी है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, और ओल्ड एज पेंशन को हम लोग क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि एक्चुअल में आपने कहीं पे सर्विस रेंडर नहीं करी है. ये तो गवर्नमेंट एज ए वन साइडेड पेमेंट आपको देती है पेंशन का पैसा, इसलिए इसको ये कंसिडर नहीं होता. तो सीओई जो है वो आपका किससे बना है? दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड रिटायरमेंट पेंशन. इन सभी के कोलैबोरेशन से, इन सभी के समेशन से आपका सीओई क्रिएट होता है. नेक्स्ट है आपका कि ऑपरेटिंग सरप्लस किन से बनता है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट. ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है उसको आगे फर्दर डिवाइडेड किया गया है एंड इट इज द समेशन ऑफ ऐसा प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं. ऐसा प्रॉफिट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते,
जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स या कॉर्पोरेट सेविंग्स बोलते हैं। इनके नाम्स आपको प्लीज ध्यान रखने पड़ेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि क्वेश्चन में किस नेम से आ जाए, तो आपको जो भी इनके अनदर नेम्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसका नाम दूसरा नाम है डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसका दूसरा नाम रिटेन्ड अर्निंग्स है, या कॉर्पोरेट सेविंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस में कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इन सभी से डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कॉर्पोरेट टैक्स से ही आपका प्रॉफिट बना है, ठीक है। इन तीनों को सेपरेटली ऐड नहीं करना है। इन केस अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और ये सब चीजें भी गिवन है, तो आप प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में फिर ऑलरेडी ये सब चीजें एडेड होती हैं, राइट। चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब है आपको GNP/MP निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको गिवन है। रेंट गिवन है 100, नेट करंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर गिवन है, NIT गिवन है, मिक्स्ड इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, COE दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपको गिवन है। चलिए तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब भी आप इनकम मेथड यूज करेंगे, तो जब भी हम लोग इनकम मेथड से क्वेश्चन निकालते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होता है दैट इज NDPFC। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि वैल्यू एडेड में मेन टारगेट GDP/MP होता है, और जो आपका इनकम मेथड है उसमें मेन टारगेट आपका NDPFC होता है। और NDPFC को निकालने का फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MI, यही फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। अब COE किन किन चीजों से बनता है, या फिर देख लेते हैं कि COE क्या ऑलरेडी गिवन है। तो यस, 8th नंबर पे आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 500। तो यहां पे आप लिख देंगे 500 रुपीज, ठीक है। प्लस में OS ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस जिन चीजों से बनता है वो हमें गिवन है, जैसे कि रेंट 100 है, प्लस में रेंट के अलावा रॉयल्टी 20 गिवन है आपको, रेंट गिवन है, रॉयल्टी आपको गिवन है 20, प्लस में इंटरेस्ट आपको गिवन है 110, प्लस में प्रॉफिट आपको गिवन है दैट इज 200 लास्ट में। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिक्स्ड इनकम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 600, तो यहां पे लिखेंगे 600, ठीक है। 500 यहां पे लिखेंगे हम लोग, प्लस में इन सभी का समेशन, तो इन सभी का समेशन आएगा 430, प्लस में हम लोग यहां पे लिखेंगे 600, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू जेनरेट होगी दैट विल बी 1530, तो ये आपका आ गया NDPFC, ये आपका NDPFC आ गया है दैट इज 1530, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमको एक्चुअल में कैलकुलेट करना है GNP/MP। क्या कैलकुलेट करना है? GNP/MP। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे N, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे NDPFC और हमें निकालना है दैट इज GNP/MP। तो क्वेश्चन में GNP/MP निकालना है तो हमें कुछ कुछ वैल्यूज की जरूरत होगी, जैसे कि N से हमें नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीसिएशन गिवन होगा, ठीक है, डेप्रीसिएशन आएगा इसमें। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन देखेंगे आपको कहीं पे भी डेप्रीसिएशन नहीं गिवन ना, लेकिन आपको थोड़ा समझदारी दिखानी है यहाँ पर कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है
और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक भी डेप्रीसिएशन गिवन है। इन दोनों की हेल्प से आपको पता है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमेशा डेप्रीसिएशन होता है, तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन होगा। तो 140 और 120 का डिफरेंस कितना है? 20। 140 माइनस 120 कितना है? 20 आएगा, तो 20 विल बी द डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इन दोनों की हेल्प से आएगा, दैट इज 20। रही बात NFIA की, तो NFIA आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज माइनस का 10, ठीक है। और रही बात फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस के लिए यूज होगा NIT, दैट विल बी 150। इन तीन चीजों की हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है। डेप्रीसिएशन 20, NFIA माइनस 10 एंड NIT 150। तो देखिए हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो उसके लिए हमें डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA को भी ऐड करना पड़ेगा। FC से MP पे जाना है, FC से फैक्टरको से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT को प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो NDPFC हमारा अभी अभी निकल के आया था, दैट इज 1530 प्लस में डेप्रीसिएशन हमने अभी अभी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस लिया है, दैट इज प्लस का 20 प्लस NFIA है आपका माइनस का 10। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, जब भी कोई वैल्यू माइनस में होती है तो ब्रैकेट यूज होती है। NIT की वैल्यू है 150, तो यहाँ पे 150 यूज करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए प्लस का 20 है, माइनस का 20 है, प्लस का 10 आएगा, प्लस में 150, दैट इज GNPMP। फाइनली जो आंसर आपका आएगा GNPMP का, दैट विल बी 1690। इन तीनों को प्लस करेंगे तो GNP का आंसर आ रहा है आपका 1690। क्लियर? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द इनकम मेथड, इनको भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए, जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि वो वन साइडेड होती हैं। स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, जो भी ट्रांसफर इनकम्स हैं, जो भी वन साइडेड पेमेंट्स हैं, तो उसको आप नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। जो भी पैसा आपने इलीगल एक्टिविटीज से कमाया है उसको भी आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे कि चोरी करके या गैम्बलिंग करके जो भी पैसा कमाया है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। नेक्स्ट है कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, कि जो भी कमीशन आपने पे किया है सेकेंड हैंड गुड्स के खरीदने या बेचने पे, उसको आप इंक्लूड करेंगे। ये मैंने वैल्यू एडेड में भी आपको कंसिडर कराया है, इसमें भी कंसिडर करा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बोर्ड्स। जब भी ब्रोकरेज इज वन ऑफ द काइंड ऑफ कमीशन, है ना, जब भी आप शेयर्स को खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए जो आपको कमीशन देना पड़ता है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, और उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है जो भी आपने इनकम विंडफॉल गेन से कमाई है। विंडफॉल गेन समझते हैं, जो कभी कभार वंस इन ए वाइल होती है, जैसे आप जुआ खेल रहे हैं, आप जुए में जीत गए, ठीक है, तो विंडफॉल गेन हो गया। ठीक है, लॉटरी आप डाल रहे थे और एकदम से लॉटरी निकल आई, ठीक है, तो ये जो विंडफॉल गेन्स होती हैं, जो कभी कभार वाली इनकम होती है, उसको आप इंक्लूड नहीं करते हैं। इम्प्यूटेड रेंट जो होता है, ये आपको पता होगा, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब जो भी रेंटल वैल्यू है या जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आपको उसके बदले में रेंट पे करना पड़ता तो जो उसकी वैल्यू है उसको भी आप कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में। प्रोडक्शन जब आप करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, आप उसको भी कंसिडर करेंगे, ये आपको मैंने वैल्यू एडेड में भी कंसिडर कराया है। कॉर्पोरेट टैक्स है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको आप कंसिडर करेंगे। बट इन केस अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप इसको सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे, राइट। इनकम टैक्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स आएगा तो उसको कंसिडर करेंगे। वेजेस एंड सैलरी अगर कैश में दी गई है या काइंड में, दोनों को ही कंसिडर करेंगे इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो so these are the precautions regarding the income method. Now the income method has been completed. Thank you.